हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 86, या फिर हम कह सकते हैं कि ये पांचवें चैप्टर का 13वां वीडियो है। और इससे पहले 85 वीडियोस आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो, और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिव इंटरमीडिएट, या फिर हम हिंदी में कहते हैं क्रियाशील मध्यवर्ती। और रिएक्टिव इंटरमीडिएट या क्रियाशील मध्यवर्ती को हम कुल मिलाकर 7 पड़ाव में पढ़ेंगे, यानी 7 पॉइंट्स में इसका स्टडी करेंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन, कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम टाइप्स, कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट या क्रियाशील मध्यवर्ती कितने प्रकार के होते हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा मेन फोकस आएगा कार्बोनियम आयन पर। कार्बोनियम आयन को आप कार्बोकैटायन भी कहते हो, और ये क्लास 11th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 12th के लिए भी, बीएससी के लिए भी, नीट और जेई के जो स्टूडेंट्स हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कार्बोनियम आयन हमारा आज का मेन फोकस रहेगा। उसके बाद नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोनियम आयन, कि कार्बोनियम आयन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 5 पर हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, कि कार्बोनियम आयन आखिरकार बनता कैसे है। उसके बाद नंबर 6 पर हमें स्टडी करनी है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियम आयन, कि कार्बोनियम आयन का संरचना कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। और नंबर 7 पर हमें स्टडी करनी है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, आखिरकार कौन सा कार्बोनियम आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और कौन सा कार्बोनियम आयन सबसे कम स्टेबल होता है और क्यों। ठीक है। तो इन सभी 7 पॉइंट को हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है रिएक्टिव इंटरमीडिएट या क्रियाशील मध्यवर्ती, और आपको पता है कि इस टॉपिक को हमें टोटल कितने पॉइंट्स में डिस्कस करना है, 7 पॉइंट्स में डिस्कस करना है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप अपनी नोटबुक पे हेडिंग लिख लो। हेडिंग लिखो आप अपनी नोटबुक पे, रिएक्टिव इंटरमीडिएट या क्रियाशील मध्यवर्ती। फिर हम इसके पहले पड़ाव पर पहुंचेंगे और स्टार्ट करेंगे इसे पढ़ना। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और हेडिंग लिखो क्रियाशील मध्यवर्ती। लिख लिया बेटे? तो चलो समझते हैं कि क्रियाशील मध्यवर्ती या रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या होता है। मान लो आपके पास कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन है। तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारे रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल होते हैं उनके पुराने कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड टूटने के बाद सीधे ही वे प्रोडक्ट में नहीं बदलते। प्रोडक्ट में बदलने से पहले कुछ ऐसी स्पीसीज बनती है जिसका जीवन काल बहुत छोटा होता है, यानी शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज बनती है। और वो शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज यानी बहुत छोटे जीवन काल वाली स्पीसीज, वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, रिएक्टिव होती है, जिसके कारण वो तुरंत ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और इस शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज को, जो रिएक्टेंट के पुराने कोवलेंट बॉन्ड टूटने के कारण बनी थी, इस शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज को ही हम कहते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ठीक है। मतलब कहने की बात यह है कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वे रिएक्टेंट्स डायरेक्टली प्रोडक्ट में नहीं बदलते हैं। रिएक्टेंट्स के जब बॉन्ड टूटते हैं तो बॉन्ड टूटने के बाद एक स्पीसीज बनती है,
और वो स्पीसीज की खासियत ये है कि उसका जीवन काल बहुत छोटा होता है, और वो स्पीसीज जीवन काल छोटा होने के कारण तुरंत ही किस में बदल जाती है, प्रोडक्ट में। तो इस छोटे से जीवन काल वाली बीच में बनने वाली स्पीसीज को हम कहते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट या अभिक्रिया मध्यवर्ती। बताओ समझ में आई क्या बात, आया समझ में? तो हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, यहां से लिखेंगे मेरे साथ साथ, किसी किसी ऑर्गेनिक किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स के कोवलेंट रिएक्टेंट्स के कोवलेंट बॉन्ड रिएक्टेंट्स के कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के कारण या ब्रेक होने पर, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने पर जो उसके पुराने कोवलेंट बॉन्ड हैं, यहाँ बॉन्ड की जगह बॉन्ड्स लिख लो आप, बॉन्ड्स ब्रेक होने पर जो शॉर्ट लीव्ड, आप शॉर्ट लीव्ड का मतलब तो समझते हो, जिसका जीवन काल बहुत कम हो, जो शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज बनती है या फॉर्म होती है, शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज बनती है या फॉर्म होती है, उसे रिएक्टिव इंटरमीडिएट कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं ना, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, जब भी तो इनका नाम रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। पर कुछ बच्चे, कुछ लोग इन्हें कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो आप इन्हें रिएक्शन इंटरमीडिएट भी कह सकते हो या रिएक्टिव इंटरमीडिएट भी कह सकते हो, दोनों ही नाम ठीक हैं। पर ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव, और रिएक्टिव होते हैं तो तुरंत ही किस में बदल जाते हैं, प्रोडक्ट में, उत्पाद में तुरंत बदल जाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ये का मतलब कौन, ये का मतलब रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ये हाईली रिएक्टिव होने के कारण, ये हाईली रिएक्टिव होने के कारण, हाईली रिएक्टिव होने के कारण रैपिडली, रैपिडली का मतलब क्या होता है, तेजी से, तीव्रता से, तुरंत, रैपिडली प्रोडक्ट में, रैपिडली प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। अब बताओ पहला पड़ाव पूरा हुआ या नहीं? हमने क्या पढ़ा, पहले पड़ाव में हमने पढ़ा, पहले पॉइंट में हमने डिस्कस करा डेफिनेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या होते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर। मेरे साथ साथ लिखते रहा करो आप, मेरे साथ साथ लिखते रहोगे तो बहुत अच्छे नोट्स आपके बनेंगे और आपको समझ में भी सब कुछ आएगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर। दूसरा पड़ाव है हमारा, एक हेडिंग लगाते हैं, एक हेडिंग लगाते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, कि इंटरमीडिएट कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, 6 टाइप्स। तो यदि कोई आपसे पूछता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप 6 टाइप्स बता सकते हो ग्रेजुएशन लेवल पर।
उसमें से जो सबसे पहला टाइप होता है उसका नाम लिखेंगे, हम सबके नाम लिखेंगे, फिर इन्हें बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है कार्बोनियम आयन। तो हम लिखते हैं कार्बोनियम आयन। अब कार्बोनियम आयन का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे आपका CH3 है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कोमा। जैसे आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब कोई ऐसी स्पीसीज आपके सामने आती है ना, उसे कार्बोनियम आयन कहते हैं हम। हिंदी में कहते हैं कार्ब धनायन। ठीक है, वैसे हिंदी में कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। दूसरा जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है उसका नाम है कार्बेन आयन। कार्बेन आयन। ठीक है, कार्बेन आयन कैसे होते हैं? ये कार्ब ऋण आयन होते हैं। यानी जैसे CH3 है, CH3 के ऊपर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये कार्बेन आयन है, कॉमा। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 है और यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी क्या होगा? कार्बेन आयन होगा या कार्ब ऋण आयन होगा। तीसरे नंबर पर जो हमें पढ़ने हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट, वे होते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल्स कैसे होते हैं? जैसे CH3 है और कार्बन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। जैसे आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 है और इस वाले कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये होते हैं फ्री रेडिकल। अब आते हैं नंबर 4 पर। चौथी जो स्पीसीज हमें पढ़नी है वो है कार्बीन। ठीक है, कार्बीन्स कैसे होते हैं? कार्बीन्स ऐसे होते हैं जैसे CH2 और कार्बन के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे CCl2 कार्बन के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके बारे में मैंने आपको 1-2 दिन पहले पढ़ाया था। ठीक है, आगे तो पढ़ना ही है डिटेल में हमें। पांचवें नंबर पर जो होते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, वे होते हैं एराइंस। ठीक है, एराइंस। एराइंस कैसे होते हैं? एराइंस ऐसे होते हैं जैसे इसका फार्मूला लिख लो C6H4, इसे भी एक्सप्लेन करेंगे हम। और छठे नंबर पर जो छठे टाइप के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं वे होते हैं नाइट्रीन्स। और नाइट्रीन्स कैसे होते हैं? जैसे एक बॉन्ड है नाइट्रोजन के पास और एक लॉन पेयर ये है और एक लॉन पेयर ये है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर हमें कितने तरह के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पढ़ने हैं? 6 टाइप के। जल्दी से पोज करके लिखो आप। पोज करके लिखो बेटे, जल्दी से। लिख लिया? ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। अब हमने 2 पड़ाव पूरे कर लिए। हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट का डेफिनेशन भी पढ़ लिया, हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट के टाइप्स भी पढ़ लिए। अब हम पहले रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जो आज का हमारा मेन फोकस है, उसके ऊपर अटैक करेंगे और वो है कार्बोनियम आयन। ठीक है, तो आप एक हेडिंग लिख लो। एक हेडिंग लिखो, कार्बोनियम आयन। और कार्बोनियम आयन को एक और नाम से जाना जाता है, कार्ब कैटायन। ठीक है, आप कार्बोनियम आयन कहो या फिर आप कह सकते हो कार्ब कैटायन। ठीक है, कार्ब कैटायन कह दो या कुछ लोग इसे कार्बो कैटायन भी कहते हैं। चलो कार्बो कैटायन ही लिख देता हूँ, कभी आपको कंफ्यूजन हो। कार्बो कैटायन, आप इसे कार्बो कैटायन भी कह सकते हो। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में भी यही नाम है, कार्बोनियम आयन हिंदी में भी कहते हैं इसे। और कार्ब कैटायन, कार्बो कैटायन को आप कार्ब धनायन कह सकते हो या कार्बो धनायन। तो सबसे पहले हम इसके बारे में ही बात करेंगे आज, और यही हमारा मेन फोकस है। अब क्या होता है कार्बोनियम आयन या क्या होता है कार्बो कैटायन? देखो, मान लो आपके पास एक इस तरह की स्पीसीज है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Cl। मान लो ये स्पीसीज है, या Cl के जगह मैं एक हेलोजन एटम ले लेता हूँ। चलो, यहाँ Cl के जगह हमने लिया हेलोजन एटम X। Cl भी अपने आप में एक हेलोजन था।
और इसमें क्या हुआ, हेट्रोलाइसिस हुआ, यानी इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस हेलोजन एटम के पास चले गए। जब बॉन्ड टूटा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, यानी कुल मिला के हम कह रहे हैं कि यहाँ हुआ है हेट्रोलाइसिस। ठीक है, मैं लिख देता हूँ हेट्रोलाइसिस, जिसे आप कहते हो विषम विदलन या विषमांगी विदलन। और विषमांगी विदलन से क्या हुआ कि आपके पास ये तो CH3 था और ये CH2, और इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड के इधर चले गए ना दोनों, और साथ में हमारे पास बना है एक X नेगेटिव आयन। तो ये जो स्पीसीज हमें मिली ना, जो ये कैटायन मिला, इस कैटायन अर्थात इस धनायन की खासियत ये है कि ये हेट्रोलाइसिस से बना है। और हेट्रोलाइसिस से बने हुए इस कैटायन की एक खासियत और है कि इसमें कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। देखो, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के हेट्रोलाइसिस से बनने वाला एक ऐसा कैटायन जिसमें कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसे कैटायन को हम कहते हैं कार्बोनियम आयन। बताओ, समझ में आई क्या बात? तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिख कर आ सकते हैं? हम लिख कर आ सकते हैं किसी किसी ऑर्गेनिक किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की जगह आप कंपाउंड भी लिख सकते हो, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के हेट्रोलाइसिस से बनने वाला या फॉर्म होने वाला, हेट्रोलाइसिस से बनने वाला या फॉर्म होने वाला ऐसा कैटायन जिसके जिसके ये जिसके तो चमक रहा होगा आपको, ठीक है, जिसके किसी एक कार्बन एटम जिसके किसी एक कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, कोमा कार्बोनियम आयन कहलाता है। कार्बोनियम आयन कहलाता है। तो ऐसा होता है कार्बोनियम आयन। तो हमें पता चल गया कि कार्बोनियम आयन क्या होता है, कि आपके पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और उसमें किसी बॉन्ड का हेट्रोलाइसिस हुआ है, और उसके हेट्रोलाइसिस से हमें एक ऐसा कैटायन मिला है जिस कैटायन की एक खासियत है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ऐसे ऑर्गेनिक कैटायन को हम कहते हैं कार्बोनियम आयन। ठीक है, तीसरा पड़ाव हमने पूरा कर लिया। अब आते हैं अपने चौथे पड़ाव पर। हमें यहाँ सीखना है कि कार्बोनियम आयन जो होते हैं या कार्बोकैटायन होते हैं जो, उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो हम एक हेडिंग लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोनियम आयन। लिखो हेडिंग, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोनियम आयन। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोनियम आयन, किसी कार्बोनियम आयन में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब यहाँ है विशेषताएं, और हम इन विशेषताओं को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली विशेषता के बारे में बात करते हैं। चलो, सबसे पहली विशेषता यहाँ से लिखते हैं। नंबर 1, पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता ये है कि आप एक काम करते हैं, कलर चेंज करते हैं, पहली विशेषता के बारे में बात कर रहे। चलो, नंबर 1, पहली विशेषता, यदि आप किसी भी कार्बोनियम आयन का नाम लिखना चाहते हो, उसका नेम लिखना चाहते हो,
तो इसके नाम लिखने के कई तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप एल्काइल ग्रुप का नाम लिखो और एल्काइल ग्रुप के नाम में ईएम जोड़ दो, IUM, और बाद में आयन तो लिखोगे ही आप। एक तरीका तो ये है, देखो जैसे मान लो मिथाइल वाला, इसमें कितने कार्बन है? 2। तो कौन सा ग्रुप है ये, कौन सा एल्काइल ग्रुप होगा ये होगा इथाइल। तो इसका नाम होगा इथाइलियम आयन। तो किसी भी कार्बोनियम आयन का नाम जब आपको लिखना है तो एक तो तरीका यह है कि एल्काइल ग्रुप लिखो, उसके बाद ईएम लिखो और फिर आयन। ठीक है। और एक तरीका यह है कि आप नॉर्मली लिखो एल्काइल कार्बोनियम आयन, ऐसे भी लिख सकते हो आप नाम इसका। एक तरीका और भी है, एक तरीका और है कि आप लिखो एल्काइल कार्बो कैटायन। तो आप 3 तरीके से नाम लिख सकते हो, एल्काइल कार्बो कैटायन, ऐसे भी लिख सकते हो आप नाम, मर्जी आपकी है। या तो आप नाम लिखो एल्काइलियम आयन, या आप लिखो एल्काइल कार्बोनियम आयन, या लिखो एल्काइल कार्बो कैटायन। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लगाते हैं हम, कुछ एग्जाम्पल लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो एक, यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लो आपके पास एक ऐसा कार्बोकैटायन है CH3 पॉजिटिव, और मैं आपको कह रहा कि इसका नाम बताओ क्या होगा। तो आप इसका नाम, CH3 है तो मिथाइल है, तो एल्काइल की जगह क्या लिखूंगा? मिथाइल। क्या लिखूंगा? मिथाइल। मिथाइल के बाद ईएम आयन, मिथाइलियम आयन लिख दो इसका नाम। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइलियम आयन। या फिर एल्काइल कार्बोनियम आयन लिखना है, तो एल्काइल में कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल कार्बोनियम, मिथाइल कार्बोनियम आयन। और बाकी आपको पता ही है। तीसरा नाम कैसे होगा? मिथाइल कार्बो कैटायन। तीसरा नाम होगा मिथाइल कार्बो कैटायन। तो इस तरीके से आप किसी भी कार्बोनियम आयन के 3 तरीके से नाम लिख सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल और लगाते हैं, चलो मान लो आपके पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, और इसका नाम लिखना है आपको। तो आपको बताया 2 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप इथाइल, इथाइलियम आयन, इसका नाम हो जाएगा इथाइलियम आयन। या फिर इथाइल, इथाइल कार्बोनियम, इथाइल कार्बोनियम आयन। और या फिर अगला तो लिख दोगे, इथाइल कार्बो कैटायन। ठीक है ना। अब यदि आपको कोई ऐसा कार्बोनियम आयन दे दिया जाए, ध्यान से देखो, मान लो आपको ऐसा कार्बोनियम आयन दे दिया जाए कि यहाँ CH3 है और यहाँ भी CH3 है और यहाँ है CH, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। देखो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना, आइसोप्रोपाइल, ये बीच वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बीच वाला कार्बन है आइसो कार्बन। तो आइसोप्रोपाइलियम आयन, आइसोप्रोपाइलियम आयन, इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल, और ईएम तो लिखना ही है, आइसोप्रोपाइलियम आयन। या फिर आइसो प्रोपाइल कार्बोनियम आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन। और अगला नाम आप लिख ही दोगे। क्या लिखोगे? आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। क्या होगा? आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलो मान लो हमारे पास ये CH3 है, फिर ये CH3 है, और फिर ये CH3 है।
और ये तीनों यहाँ जुड़े हुए हैं इस कार्बन के ऊपर, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बताओ इस कार्बोकैटायन का क्या नाम होगा? इस कार्बोकैटायन का नाम होगा, देखो ये कार्बन टर्सरी है, और कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइलियम। ईएम तो जोड़ना ही है, ईएम तो जोड़ना ही है, तो इसका नाम हो जाएगा टर्सरी। टर्सरी को 3 डिग्री लिख सकते हो ना आप, या टी लिख दो, टी माने भी टर्सरी और 3 डिग्री माने भी टर्सरी। 4 कार्बन है, ब्यूटाइलियम आयन। तो पहला जो नाम हम लिख रहे हैं ना, ये जो लिख रहे हैं एल्काइलियम आयन, ये ज़्यादा मज़ेदार नहीं होता। ज़्यादातर इस नाम को यूज़ किया जाता है, एल्काइल कार्बोनियम आयन या एल्काइल कार्बोकैटायन, पर हमें सीखना तो पड़ेगा ही। 3 डिग्री ब्यूटाइलियम आयन या 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, और बाकी आपको पता ही है 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। तो ये है नाम लिखने का तरीका। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो आप, पोज करके लिखो बेटे। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो पहला हमने करेक्टर पढ़ लिया, पहला करेक्टरिस्टिक पढ़ लिया कि नाम इनके कैसे लिखे जाते हैं। दूसरा करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, चलो दूसरा करेक्टरिस्टिक। दूसरा करेक्टरिस्टिक ये है, नंबर 2 ऐसे लिखता हूं, चलो। दूसरा करेक्टरिस्टिक है कि कार्बोनियम आयन जो होते हैं ना, ये कार्बोनियम आयन, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील मध्यवर्ती होते हैं, यानी दे आर हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। ठीक है, तो कार्बोनियम आयंस आर हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। एक इनका ये भी खासियत है, ये इनकी करेक्टर है, ये इनका करेक्टरिस्टिक है कि ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? क्रियाशील। ठीक है, तीसरी खासियत, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्यों है ज़्यादा क्रियाशील, ये आ रहा होगा ना दिमाग में कि ज़्यादा क्रियाशील क्यों है। मैं बताता हूँ ज़्यादा क्रियाशील क्यों है, तीसरे पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, ये एक कार्बन था, ये था एक कार्बन, एक बॉन्ड इसने इधर बना रखा है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है। आपको पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 4 में से 3 ने तो बॉन्ड बना लिया, जो चौथा इलेक्ट्रॉन था वो तो किसी ने ले ही लिया था इसका, और वो इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिया था, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन गायब, यहाँ से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो मुझे यूँ बताओ कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं अब 3 बॉन्ड बनाने के बाद? तो आप कहोगे कि सर 3 बॉन्ड हैं और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, और 2 इसमें होंगे। तो टोटल इसके बॉन्ड बनाने के बाद कार्बन के, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, टोटल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। क्या 6 इलेक्ट्रॉन में इसका पेट भर जाएगा? क्या 6 इलेक्ट्रॉन में इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट सैचुरेट हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा? आप कहोगे नहीं सर, 6 इलेक्ट्रॉन में किसी भी एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेटिस्फाई, सैचुरेट, संतृप्त पूरा नहीं भरता है। ना वो संतृप्त हो रहा, ना सैचुरेट हो रहा, ना वो खुश हो रहा, ना वो पूरा भर रहा। तो 6 इलेक्ट्रॉन में खुशी तो इसे हो ही नहीं रही है। इसे खुशी कब होगी? जब कोई इसे कहीं से कितने इलेक्ट्रॉन दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन और दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। और 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये बेचैन है, और जो किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए बेचैन है ना,
उसे ही हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, यानी अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जिसे कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में। और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे क्रियाशीलता दिखाने की क्या आवश्यकता है? उसे तो क्रियाशीलता दिखाने की आवश्यकता नहीं, वो तो आराम से पड़ा रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ रही ना बात? देखो, आप इसलिए पढ़ रहे क्योंकि आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है अभी, इसलिए आपका मन है पढ़ने का कि कुछ उपलब्धि आपको हासिल करनी है। अब देखो, यहाँ आपको तीसरे पॉइंट में तीसरी खासियत इसकी ये समझनी है कि जो इनका इनका लिखूं या इसका लिखूं, एक काम करो, पूरा ही लिख देते हैं वर्ड। कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन का, कार्बोनियम आयन का पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम, जो इसका कार्बन एटम ऐसा है, कार्बोनियम आयन में एक कार्बन एटम ऐसा होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन ही रखता है या कैरी करता है। यानी वो जो कार्बन एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उस कार्बन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी को, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करना होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करना होता है। वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करना चाहता है। और इलेक्ट्रॉन्स की कमी कहाँ से पूरी होगी उसकी? उसकी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी होगी तब जब उसे कोई ऐसी स्पीसीज मिल जाए जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन लुटाने की हो, यानी कोई नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, जिसे आप कहते हो न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हो? न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए वह इजीली, वह इजीली यानी आसानी से नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज दैट इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को ऐसे लिखते हो ना आप, दैट इज न्यूक्लियोफाइल के साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या कर लेता है? रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो जो हमारा कार्बोनियम आयन होता है ना, वो न्यूक्लियोफाइल के साथ क्यों रिएक्शन करता है? क्योंकि कार्बोनियम आयन का जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम है, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल्ली फिल्ड नहीं है, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट सैचुरेट नहीं है। उसे अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को सैचुरेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। और वे 2 इलेक्ट्रॉन उन्हें कौन देगा? जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन देने की हो, यानी न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अच्छा, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और उसकी शक्ल देखो ध्यान से कैसा है। ये यहाँ कार्बन है और ये जुड़ा हुआ है Cl। अब बताओ, आपको बताया ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है, और इसमें जुड़ा हुआ है क्लोराइड। तो मैं इसका नाम लिख सकता हूँ, टर्सरी को 3 डिग्री ब्यूटाइल
टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड ये है। अब इस टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड में हेट्रोलाइसिस करेंगे हम, यानी इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और यहाँ एरो के ऊपर लिख देते हैं हम कि क्या हुआ है, हेटेरोलाइसिस, यानी विषम विदलन या विषमांगी विदलन या हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है और ये कार्बन एटम, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया प्लस Cl के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। ये तो बना क्लोराइड आयन और ये बना आपका टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। आप चाहो तो नाम लिख लेना इसका टर्सरी। थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखा करो, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन कि जब कोई रिएक्शन आप लिखते हो ना, तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट हैं उनके नाम लिख लेने चाहिए। ऐसा करने से आपको प्रैक्टिस होती रहती है लगातार, नाम हमें लिख लेने चाहिए। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि हमारा जो ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन है, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, थोड़ा सीधा लिखता हूँ इसे, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, टर्सरी टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। अब थोड़ा ठीक लिखा गया। अब देखो, ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन है, CH3 CH3 CH3, ये कार्बन एटम पॉजिटिव चार्ज। बताओ बेचैन नहीं हो रहा क्या, परेशान नहीं हो रहा क्या, दुखी नहीं हो रहा क्या, दर्द से भरपूर नहीं है क्या? है बिल्कुल। इसलिए है कि कार्बन के पास 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 ही तो बॉन्ड बना रखे सिग्मा, 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 6 इलेक्ट्रॉन 2 और चाहिए इसे पॉजिटिव चार्ज। चिल्ला चिल्ला के कह रहा कि मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन दे दो। तो इसके पास यदि कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया ना, OH नेगेटिव सबको पता है कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये? एक न्यूक्लियोफाइल। इसके पास लोन पेयर होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स के, लोन पेयर होते हैं इसके पास ऑक्सीजन के पास। क्या होगा कि ऑक्सीजन के पास नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, एक नेगेटिव चार्ज है, 7 हो गए। तो अब क्या हुआ कि इसके पास लोन पेयर जो पड़े हुए हैं, उन लोन पेयर में से इसे लोन पेयर मिलेगा और इसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े की ज़रूरत थी और वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसे मिला और रिजल्ट ये हुआ। देखो क्या रिजल्ट हुआ, CH3 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 और कार्बन और ये जुड़ गया यहाँ OH, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। OH है तो अल्कोहल ही तो बोल लूँगा। इसका नाम है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इस रिएक्शन को देखते ही आपको काफ़ी कुछ याद आ गया होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर ये रिएक्शन तो हमने कहीं पढ़ी है पहले भी, और इस रिएक्शन में मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि पहला स्टेप जो होता है वो यहाँ फास्ट है और दूसरा स्टेप क्या है? स्लो है। दूसरा स्टेप क्या है? स्लो। मतलब कहने की बात यह है कि ये, सुनो, यहाँ गलती कर दी, गलती ये कर दी कि उल्टा लिख दिया। जो पहला स्टेप है वो स्लो है और दूसरा स्टेप है फास्ट। ऊपर ही लिख देते हैं, चलो फास्ट। अब बताओ ये रिएक्शन कहाँ पढ़ी थी हमने? हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने 2 तरह की पढ़ी थी, SN1 और SN2। SN1 में आपको बताया था कि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये SN1 रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? SN1 रिएक्शन। आप यहाँ लिख लेना, SN1 रिएक्शन है ये। कौन सा रिएक्शन है? SN1 रिएक्शन ये।
ठीक है, कौन सा रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन। और इस रिएक्शन में आपको पता चल गया कि टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड में हेट्रोलाइसिस जब हुआ तो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन बना। और वो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन किसके साथ रिएक्शन करने के लिए बेचैन है, न्यूक्लियोफाइल के साथ। वही तो बात हमने ऊपर लिखी। इसलिए बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं ये, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। कौन, कार्बोनियम आयन। जल्दी से पोज करके लिखो आप, पोज करके लिखो बेटे। लिख लिया, ठीक है। चलो अगले पड़ाव पर चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे, हेडिंग लिख लो आप, हेडिंग लिखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। कि कार्बोनियम आयन आखिरकार बनते कैसे हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन में भी हमें कुछ तरीके सीखने हैं कि किस किस तरीके से बनते हैं। इसमें जो सबसे पहला तरीका है, सबसे पहला तरीका ध्यान से समझना, सबसे पहला तरीका है, यदि आपके पास कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हेलोजन है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको हेट्रोलाइसिस दिखाई दे रहा है, तो हेट्रोलाइसिस से कार्बोनियम आयन बन जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय द हेट्रोलाइसिस, बाय द हेट्रोलाइसिस ऑफ हेलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यदि आपके पास कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हेलोजन प्रेजेंट है और उसका हेट्रोलाइसिस हो रहा है, तो उसके हेट्रोलाइसिस से आपको कार्बोनियम आयन मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखते हैं जिसमें हेलोजन है, CH3 अभी लिखा था हमने, CH3, CH3, ये है कार्बन और ये है Cl। अब इसमें हेट्रोलाइसिस आप करोगे यहाँ से ऐसे, देखो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, क्लोरीन के पास। और क्लोरीन के पास जाने से क्या होगा, यदि मैं यूँ कहूँ कि आयनाइजेशन ही हो रहा, तो इस तरह का निशान आप लगा सकते हो आयनाइजेशन में। तो क्या होगा, CH3, CH3, CH3 कार्बन पॉजिटिव चार्ज बन गया कार्बोनियम आयन, प्लस Cl नेगेटिव आयन, तो बन गया नहीं कार्बोनियम आयन। यदि इसका नाम टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा टर्सरी। टर्सरी को 3 डिग्री भी लिख सकते हो आप, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। तो एक तरीका तो यह है कि आपके पास कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हेलोजन हो, और हेलोजन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हेट्रोलाइसिस होगा तो उसके हेट्रोलाइसिस से आपको कार्बोनियम आयन मिल जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास ये एक बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 लगा हुआ है और Cl। जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 जुड़ा होता है इसे कहते हैं बेंजाइल, इसका नाम बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजाइल क्लोराइड। अब इस बेंजाइल क्लोराइड का यदि हेट्रोलाइसिस होगा, ठीक है, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, और ये बन जाएगा आपका C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये बेंजाइल क्लोराइड था तो ये बेंजाइल कार्बोनियम आयन बन गया, बेंजाइल कार्बोनियम
आयन क्या बन गया? बेंजाइल कार्बोनियम आयन। बताओ समझ में आ रही क्या बात? ठीक है। आप चाहो तो इसमें निशान वैसा ही लगा सकते हो, देखो। यदि आपको ऐसा निशान नहीं लगाना है तो आप रिवर्सेबल का निशान लगा सकते हो यहाँ इस तरह का, जैसा हमने यहाँ लगाया रिवर्सेबल का। ठीक है। यदि आप कह रहे हो कि इसमें आयोनाइजेशन हो रहा है, टूट भी रहा है जुड़ भी रहा है, इसी तरीके से यदि आपके पास एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ये वाला ग्रुप जो होता है ना, ये वाला, इसे कहते हैं एलाइल। तो ये एलाइल के आगे क्लोराइड जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा एलाइल क्लोराइड। और एलाइल क्लोराइड में यदि हेट्रोलाइसिस हुआ या आयनाइजेशन हुआ तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और ये बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब ये एलाइल क्लोराइड था तो वो एलाइल कार्बोनियम आयन बना होगा, वो बना होगा एलाइल कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन बनने का एक तरीका तो ये है कि आपके पास कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हेलोजन हो और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हो रहा हो? हेट्रोलाइसिस। बाय द हेट्रोलाइसिस ऑफ हेलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हेलोजन है और उसका हेट्रोलाइसिस होता है, तो इससे आपको कार्बोनियम आयन मिल जाएगा। जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है। चलो एक तरीका और बताता हूँ आपको, दूसरा तरीका। नंबर 2, मान लो आपके पास किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, तो यहां लिखो डबल डबल बॉन्ड पर प्रोटॉन। और प्रोटॉन को आप ऐसे लिख सकते हो H पॉजिटिव के ऐड होने से। तो यदि डबल बॉन्ड के ऊपर आपका प्रोटॉन आकर जुड़ता है तो उससे भी आपको कार्बोनियम आयन मिल जाएगा। कैसे? देखो, मान लो आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं, चलो। मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, डबल बॉन्ड है और इसके ऊपर जुड़ेगा एक प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम H पॉजिटिव से लिखते हैं। तो आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको। क्या होगा? इसमें से जो पाई बॉन्ड है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन एक कार्बन एटम पर चले जाएंगे, जिसकी वजह से ये कार्बन एटम तो हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। जो नेगेटिव होगा उसके ऊपर ये प्रोटॉन जुड़ेगा जाकर, ये नेगेटिव हुआ ना, क्योंकि पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास गए। तो होगा क्या? होगा ये कि वो जो CH2 नेगेटिव हुआ था, उन नेगेटिव के ऊपर ये पॉजिटिव वाला जुड़ेगा जाके और CH3 बन जाएगा यहाँ सिंगल बॉन्ड। और जब इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए थे तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आया ही होगा, ये बन गया CH2 पॉजिटिव। तो बताओ, पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है तो ऐसी स्पीसीज को आप क्या कहोगे? कार्बोनियम आयन। ठीक है। तो यदि इसका नाम आपको पता है, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, इसे हम इथाइलिन भी कहते हैं। इथाइलिन कह दो या इथीन कह दो, और ये इथाइल ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल कार्बोनियम आयन। क्या नाम होगा? इथाइल कार्बोनियम आयन। ये इथाइल कार्बोनियम आयन आपको मिल गया। ठीक है। तो एक तरीका ये है। अच्छा, एक तरीका और बताता हूँ, नंबर 3। एक तरीका और बताता हूँ आपको। मान लो आपके पास ऑक्सीजन एटम है या नाइट्रोजन एटम है या सल्फर एटम है, और इन एटम्स वाले क्या, एटम्स युक्त, ठीक है, मॉलिक्यूल है आपके पास कोई ऐसा जिनमें या तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन या सल्फर एटम्स हैं। तो
इन एटम्स युक्त मॉलिक्यूल पर प्रोटॉन, प्रोटॉन को H पॉजिटिव लिख दिया, प्रोटॉन के ऐड होने से, ऐड होना माने जुड़ना, तो यदि इन एटम्स के ऊपर प्रोटॉन जुड़ गया ना, तो उससे भी क्या होगा, आपको कार्बोनियम आयन मिलेगा। जैसे देखो मैं एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को, देखो ध्यान से देखना। मान लो आपके पास एक इस तरह का मॉलिक्यूल है, बताओ आप इससे परिचित हो क्या? पता है ना, अल्कोहल है, यहाँ एक लोन पेयर है, यहाँ एक लोन पेयर है, इसका नाम है अल्कोहल, ठीक है। अब यदि इसके ऊपर कोई प्रोटॉन ऐड होगा, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा चाहिए, यहाँ से मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जब इसे मिलेगा, तो आपको पता है, थोड़ा एरो का निशान छोटा लगाते हैं, जब मिलेगा तो आर ओ, ये तो H है पुराने वाला, और ये H आ गया नए वाला, और यहाँ इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। बताओ कल समझा रहा था क्या मैं इस चीज़ को? अब आपको पता है कि ये अनस्टेबल है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, अनस्टेबल है, तुरंत क्या होगा, तुरंत इसमें हेट्रोलाइसिस होगा यहाँ, यानी H2O निकल के भागेगा यहाँ से, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, पॉजिटिव चार्ज खत्म, इन इलेक्ट्रॉन्स ने कर दिया खत्म, और R के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हम यहाँ लिखेंगे R पॉजिटिव प्लस अलग क्या हुआ H2O। तो बताओ कार्बोनियम आयन बना या नहीं बना? R पॉजिटिव में कार्बन ही तो होगा, ठीक है। तो अल्कोहल था, अल्कोहल से जो बीच में कंपाउंड मिला, इसे इंटरमीडिएट कंपाउंड कहते हैं, कल भी मैं इसके बारे में आपको पढ़ा रहा था, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। और ये अनस्टेबल होता है, ये भी आपको पता है, यहाँ लिख देते हैं चलो अनस्टेबल, और अनस्टेबल होता है, तुरंत आपको कार्बोनियम आयन मिल जाएगा, ये मिल गया आपको कार्बोनियम आयन, क्या मिला, कार्बोनियम आयन, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल अल्कोहल का था, चलो एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको, अच्छा सा और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लो मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास ईथर है, ROR, एक लॉन पेयर एक लॉन पेयर, ये लिख दिया हमने ईथर, और ईथर के ऊपर आपको प्रोटॉन को जोड़ना है, तो आप कहोगे कि सर जोड़ देंगे, बिल्कुल, आप कहोगे कि इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को इसे दे दो, प्रोटॉन को, प्रोटॉन अपने आप जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, ROR, और ये जुड़ गया, और ये पॉजिटिव चार्ज भी आ गया। अब आपको पता है कि इस या इस दोनों में से कोई से एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, जिसकी वजह से क्या होगा, इस R के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आपका बनेगा ROH, यानी अल्कोहल। तो ये तो ईथर था, ये हमारा क्या है, ये हमारा है इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट कंपाउंड, जो क्या है, अनस्टेबल है, जो क्या है, अनस्टेबल है। और प्रोडक्ट में आपका ये मिल गया आपको, R पॉजिटिव क्या है, कार्बोनियम आयन है, ये तो कार्बोनियम आयन है, और ये साथ में आपको क्या मिला है, अल्कोहल, क्या मिला है, अल्कोहल। तो इस तरीके से एक तरीका ये है हमारे पास, ये कार्बोनियम आयन इस तरीके से भी बनते हैं। टोटल कितने तरीके बता दिए मैंने, दो तीन तरीके बता दिए कार्बोनियम आयन बनाने के। जल्दी से पोज करके लिखो, आप लिखो बेटे, लिख लिया, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं, अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट हेडिंग की, अगले पड़ाव की, सेकंड लास्ट पड़ाव है, और पड़ाव है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियम आयन। तो हेडिंग लिख लो, एक हेडिंग लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियम आयन। चलो कार्बोनियम आयन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, बहुत बढ़िया बातें हमें करनी है, ध्यान से समझना। आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये कार्बन एटम है, ये
ये कार्बन एटम है और इसके पास एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। या फिर इस बात को मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ आपको, देखो कि ये कार्बन एटम है, इसके पास एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, और इसके पास एक चीज और है, ये पी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है एक। ये पी ऑर्बिटल एक क्या है, खाली पड़ा हुआ पी ऑर्बिटल, इस तरीके से। अब देखो, ध्यान से देखना, यदि मैं आपको कहूं कि आप मुझे यूं बता दो, इन दोनों स्ट्रक्चर को देखकर इस कार्बन को देख लेना या इसे देख लेना, पॉजिटिव चार्ज तो है ना इसके ऊपर, यहाँ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर। मुझे यूं बताओ कि सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन ने कितने बनाए। तो आप गिनोगे कि सर सिंगल बॉन्ड सिग्मा होते हैं, एक दो तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड बनाए। मैं आपसे पूछूं कि इस कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप कहोगे कि सर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। तो मैं कहूँगा मुझे अब बताओ कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हैं, यानी कितने ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, संकरण में कितने कक्षकों ने हिस्सा लिया। तो आप टोटल करोगे 3 + 0 3, और जब तीन कक्षकों ने, तीन ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जब तीन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें से एक तो होता है एस ऑर्बिटल और दो होते हैं पी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कार्बोनियम आयन होता है उसमें कार्बन, जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है, उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका हुआ, तो आपको सिखा रखा है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर कैसा होता है, बताओ। स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल यानी त्रिकोणीय प्लेनर। तो स्ट्रक्चर इसका, संरचना के बारे में ही तो बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन का स्ट्रक्चर ये होता है, ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है ना। अच्छा, जब आपने स्ट्रक्चर बता दिया तो फिर आप बॉन्ड एंगल भी बता दोगे। बॉन्ड एंगल बताओ, बॉन्ड एंगल कितना होगा, कितना होगा ये वाला एंगल 120 डिग्री का होगा, ये भी और ये भी। तो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है। और आपको पता है कि एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें, हालांकि मैंने पहले भी बता दी, कि इसमें जो ये आपका खाली पड़ा हुआ पी ऑर्बिटल है ना, इसे दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये भी बात आप लिख सकते हो, नीचे लिख दें या फिर इधर लिख दें, इधर लिख दें, आप नीचे लिख लेना, यहाँ एक हेडिंग लिख लेना, नोट। नोट में आप इस बात को लिख लेना जरूर, इसी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियम आयन में, कि सी पॉजिटिव के पास एक, सी पॉजिटिव के पास एक वैकेंट, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल भी होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए यह का मतलब समझ रहे हो आप, यह का मतलब है कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल लिखा है, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करता है। समझ रहे हैं आप, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन इसीलिए करता है वो, क्योंकि ये पी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ उसका। ठीक है।
जल्दी से पोज करके लिखो बेटे, पोज करके लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें करनी है लास्ट में। लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो अब आते हैं हम असली खेल पर। एक हेडिंग लगाओ, एक हेडिंग लगाओ, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। इसे ध्यान से समझना पड़ेगा आपको कि कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम। देखो, अब यहाँ मैं कुछ कार्बोनियम आयन आपके सामने बनाऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो हमारा टर्सरी कार्बोनियम आयन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और टर्सरी कार्बोनियम आयन से कम स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। सी के ऊपर पॉजिटिव लगाया देखो। और इससे भी कम स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोनियम आयन, और सबसे कम स्टेबल होता है मिथाइल कार्बोनियम आयन। अब सवाल तो दिमाग में जरूर खड़ा हुआ होगा कि सर क्यों, मतलब टर्सरी कार्बोनियम आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है? इसी चीज़ को तो मुझे स्पष्ट करना है आपको। देखो, टर्सरी कार्बोनियम आयन जैसे मान लो मेरे पास ये है, देखो आप जरा ध्यान से, यही तो है टर्सरी कार्बोनियम आयन। मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और फिर बताया कि इससे कम स्टेबल है सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, जिसमें दो एल्काइल ग्रुप होंगे CH और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और उससे भी कम स्टेबल है प्राइमरी कार्बोनियम आयन, यानी एक एल्काइल ग्रुप और यहाँ CH2 और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और उससे भी कम स्टेबल है ये CH3 पॉजिटिव। अब सवाल खड़ा होता है कि सर क्यों ऐसा, आप क्यों बता रहे हो? रीज़न मैं एक्सप्लेन कर रहा, ध्यान से समझना। आपको सिर्फ यहाँ एक बात ध्यान से समझनी है कि कार्बोनियम आयन जो होते हैं ना, ये जो कार्बोनियम आयन हमने बनाए हैं, इन कार्बोनियम आयन का सबसे बड़ा दुख क्या है, यूं बताओ? इन्हें दिक्कत, परेशानी, बेचैनी किस चीज़ की है? तो आप कहोगे कि सर इन्हें दिक्कत इस बात की है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। किसी भी कार्बोनियम आयन के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो उतना बेचैन होता है, उतना परेशान होता है, उतना दुखी होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा तड़पता है। काश कोई इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देता। तो ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं ना, इन एल्काइल ग्रुप का एक नेचर है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाते हैं। यदि इसके पास तीन एल्काइल ग्रुप हैं तो तीनों एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को, इस जोड़े को, इस जोड़े को, तीन जोड़े इलेक्ट्रॉन्स के हैं ना यहाँ, कार्बन की तरफ को सरकाएंगे। और जब कार्बन की तरफ को इलेक्ट्रॉन सरकेंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो घटेगा ही, इसका दुख दर्द तो घटेगा ही, इसकी समस्या तो घटेगी। यहाँ इसका दुख क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज को, इसके दुखों को कम करने वाले यहाँ कितने हैं? तीन। तो इसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा घटेगा, यानी इसका दुख घटेगा, इसकी समस्या, दिक्कत, परेशानी घटेगी। ये घटा रहे तीनों, इसकी हेल्प कर रहे हैं। और पॉजिटिव चार्ज जितना घटेगा ना इस कार्बन एटम के ऊपर, यानी जितना फैल जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, उतना ही ये कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाएगा, उतना ही क्या होगा? कार्बोकैटायन स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जबकि यहाँ देखो, यहाँ आप इस कार्बन का दुख दे रहे, पॉजिटिव चार्ज है इसका दुख, यहाँ इसके दुखों को दूर करने वाले सिर्फ दो ही एल्काइल ग्रुप हैं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा नहीं घट पाएगा, उतना ज़्यादा फैल नहीं पाएगा, उतना ज़्यादा डिस्पर्स नहीं होगा। इसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा घटेगा, इसका कम, क्योंकि यहाँ इसका पॉजिटिव चार्ज घटाने वाले दो ही हैं, यहाँ तीन थे। इसलिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन टर्सरी से कम स्टेबल होता है। और यहाँ देखो, यहाँ इसका पॉजिटिव चार्ज यानी दुखों को घटाने वाला सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है, अकेला किस किस का पूरा पार्ट देगा? तो पॉजिटिव चार्ज बहुत कम घटेगा, और पॉजिटिव चार्ज कम घटेगा, दुख कम घटेंगे, तो इसे तो समस्या बनी रहेगी। और इसकी हालत तो देख लो, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कौन इसके दुखों को हरेगा? कोई भी नहीं हरने का। तो मिथाइल कार्बोनियम आयन सबसे कम स्टेबल होता है, ठीक है।
इस बात को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। यहाँ देखो मैं क्या कहता हूँ, चूंकि स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन stability of carbonium ion is directly proportional to the number of alkyl groups attached to C पॉजिटिव। जो धन आवेशित कार्बन परमाणु है उससे कितने एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, उन एल्काइल ग्रुप्स का नंबर जितना ज़्यादा होगा आपका कार्बोनियम आयन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, वे इसके पॉजिटिव चार्ज को घटाते हैं। आप इस बात को भी लिख सकते हो, बिकॉज एल्काइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप्स डिक्रीजेज यानी घटाते हैं, डिक्रीजेज द पॉजिटिव चार्ज ऑन सी पॉजिटिव एटम, यानी जो हमारा पॉजिटिव कार्बन एटम है उसके पॉजिटिव चार्ज को ये घटाते हैं एल्काइल ग्रुप, उसकी तरफ को इलेक्ट्रॉनों को धक्का देते हैं ना। ठीक है बेटे, जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में जो मेन फोकस आज का रखा था वो रखा था कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन पर। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी बात, एक बार फास्टली इन सारी चीज़ों को बता देता हूँ जिससे आप एकदम से समझ जाओ। सबसे पहले हमने बात करी थी कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट या क्रियाशील मध्यवर्ती क्या होते हैं। इसमें बताया था कि जो रिएक्टेंट्स के कोवलेंट बॉन्ड टूटने से जो शॉर्ट लीव्ड स्पीसीज बनती है उसे कहते हैं हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट। फिर बताया कि ये कितने तरह के होते हैं, 6 तरह के होते हैं। उसमें से पहला हमारा क्या है, कार्बोनियम आयन है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद पढ़ा कि कार्बोनियम आयन क्या होता है कि जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हेट्रोलाइसिस होता है तो उससे एक ऐसा आयन बनता है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसे हम कहते हैं कार्बोनियम आयन। फिर हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े कार्बोनियम आयन के। पहला पढ़ा कि उसका नाम कैसे लिखा जाता है, एल्काइलियम आयन या एल्काइल कार्बोनियम आयन या एल्काइल कार्बोकैटायन। उसके ये प्रैक्टिस कराई नामों की। उसके बाद हमने पढ़ा कि कार्बोनियम आयन बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि कार्बोनियम आयन का जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 6 इलेक्ट्रॉन में उसका पेट नहीं भर रहा, 2 चाहिए उसे, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉनों के लालच के चक्कर में किससे रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफाइल से। जैसे यहाँ दिखाया कि इसने न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन की, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। इसके 3 तरीके पढ़े। पहले तो पढ़ा कि आपके पास कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसमें हेलोजन हो और उसका हेट्रोलाइसिस हो रहा हो, तो उसके हेट्रोलाइसिस से आपको कार्बोनियम आयन मिल जाएगा, यानी बाय द हेट्रोलाइसिस ऑफ हेलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा तरीका हमने पढ़ा डबल बॉन्ड पर प्रोटॉन के एडिशन से, डबल बॉन्ड पर यदि प्रोटॉन जुड़ेगा तो भी कार्बोनियम आयन मिलेगा। तीसरा तरीका पढ़ा हमने ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर एटम वाला कोई मॉलिक्यूल है उसके ऊपर प्रोटॉन जुड़ेगा इस तरीके से, फिर वाटर निकल जाता है इसमें से, तो भी कार्बोनियम आयन बनेगा। 3 तरीके सीखे। फिर हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियम आयन कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का और खाली p ऑर्बिटल होता है ये जिसमें इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करता है। फिर हमने पढ़ी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में बताया कि टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है और मिथाइल सबसे कम स्टेबल है, क्यों है उसके रीज़न को हमने एक्सप्लेन किया। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक पूरा आपके समझ में आया होगा। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। यदि लगातार आप अपनी पढ़ाई में परिश्रम करोगे तो एक दिन आपको भरपूर सफलता प्राप्त होगी।
इस बात की ईश्वर भगवान गारंटी देता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।